आज फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में एक रैली देखने को मिली। पर क्या ये रैली न्यूज़ बेस थी या फिर सच में ये कोई फंडामेंटल ड्रिवन ट्रिगर था जिसकी वजह से ये रैली सस्टेन कर सकती है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, पिछले कुछ टाइम से ग्लोबल टेंशन की वजह से जो रॉ मटेरियल ओमान और कतर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू आ रहा था, उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ब्लॉक होने की वजह से काफ़ी डिसरप्शन आया है। साथ ही शिपमेंट की कॉस्ट बढ़ने की वजह से फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी बढ़ गई है। इसी की वजह से पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स में एक डाउनफॉल बना हुआ है। और आज एक न्यूज़ आई जिसमें रशिया ने कमिटमेंट किया है कि वो इंडिया को फर्टिलाइज़र और एनर्जी अनडिस्रप्टेड सप्लाई करेगा। साथ ही रशिया ने कहा है कि अगर ज़रूरत हुई तो फर्टिलाइज़र की सप्लाई को इंक्रीज़ भी किया जा सकता है। बस इसी न्यूज़ ने एक ट्रिगर का काम किया और फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में एक रैली दिखाई। अब हमें समझना है कि क्या ये रैली सस्टेन करेगी या ये सिर्फ एक न्यूज़ मोमेंटम रैली थी। देखिए, फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री बहुत ही केमिकल ड्रिवन इंडस्ट्री है और वो केमिकल की कॉस्ट और केमिकल की अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सपोज़ कीजिए किसी कंपनी को यूरिया बनाना है, तो उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? उसको चाहिए अमोनिया, नेचुरल गैस और यूरिया। अब अगर नेचुरल गैस का प्राइस कम होता है तो यूरिया बनाने वाली कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो डेफिनेटली ये इम्पैक्ट उसके प्रॉफिट मार्जिन्स में पॉजिटिव रूप में दिखाई देगा और उसका बेनिफिट उसके स्टॉक को भी मिलेगा। लेकिन कहानी चेंज होती है डीएपी और एनपीके पे। यहाँ पे इनके रॉ मटेरियल हैं सल्फर, फॉस्फोरस, अमोनिया और फॉस्फेट रॉक। अब अगर सल्फर के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग चेन की पूरी चेन पे इम्पैक्ट डालेगा। कैसे? देखिए, अगर किसी फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए अमोनिया का प्राइस कम भी हो रहा है तो उससे क्या होगा? अमोनिया का प्राइस कम हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए और उसका बेनिफिट प्रॉफिट मार्जिन पे दिखना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अगर सल्फर और फॉस्फोरस इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट या पूरा बेनिफिट अमोनिया के प्राइस के कम होने का इस कंपनी को नहीं मिलेगा। तो देखिए, क्या होता है कि फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर केमिकल्स 30% या रॉ मटेरियल 30% के करीब भी बढ़े तो फर्टिलाइज़र के प्राइसेस 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, तो वो प्रॉफिट मार्जिन पे एक इम्पैक्ट लाते हैं। अगर आपको फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप एक टेबल बना लीजिए जिसमें आप नेचुरल गैस, सल्फर, फॉस्फोरस, अमोनिया और फॉस्फेट रॉक का डेली का कमोडिटी का डाटा एंटर करना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा कि कौन से रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है और कौन से रॉ मटेरियल का प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बेसिस पे कौन सी कंपनी कौन सा फर्टिलाइज़र बना रही है और उस फर्टिलाइज़र में कौन कौन से रॉ मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं और जिनकी कॉस्टिंग कम हो रही है, उसका आने वाले टाइम पे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आने वाला है। तो उस कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जो रशिया की न्यूज़ आई है वो एक दिन के लिए तो डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन आने वाले टाइम पे वही कंपनी अच्छा रिजल्ट देगी जो इस रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग का बेनिफिट उठा पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र के स्टॉक के ऊपर मैं डिटेल्ड एनालिसिस दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।